सर दोनों आ चुके हैं। अच्छा, आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं हमारे आज के अतिथि सीमा भार्गव पहवा जी का, और साथ में उनके जुड़े हुए हैं कलाकार, दोनों कलाकार द्वय मनोज पहवा जी। तो आप दोनों पति पत्नी का और दोनों कलाकारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और एक सेकंड में सबसे पहले आप अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ, तो उनका कुछ नहीं दे रहा है। मैं एक छोटी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपका मोबाइल है इसको अगर एक बार रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंडस्केप में आ रहा है। इसको एक बार, हाँ, अब ये बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर ये सही हो रहा है। आ नहीं रहा। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। और बहुत बहुत नमस्कार। और बिल्कुल बिंदास लग रहे हैं आप दोनों की जोड़ी और जिस तरीके से आपको टेलीविजन पर और सिनेमा पे हमारे बच्चे हम लोग सब कुछ देखते रहे हैं, आज लॉकडाउन में भी आप बिल्कुल वैसे ही बिंदास लग रहे हैं। और मनोज सर, आप ऑन स्क्रीन जितना क्यूट लगते हैं, आप अभी भी उतने ही क्यूट लग रहे हैं। मन कर रहा है कि अपना गाल ऐसे ऐसे खींच दें। नमस्कार मनोज जी और सीमा जी, आप दोनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर रत्ना पुरकायस्ता। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कल जब उन्होंने, नीरज जी ने कहा कि आप दोनों आ रहे हैं जी। मेरे लिए सौभाग्य की बात ये है कि आप लोग जब दूरदर्शन के माध्यम से आप लोग जब घर घर में अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन बाद में मैं उसी के अधिकारी बनी दूरदर्शन की। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप लोग का दर्शन कर रही हूँ, दोनों जने। रत्ना जी पटना दूरदर्शन में लगातार इंटरव्यूज और कई सारे कार्यक्रमों को आयोजित करती रही हैं। तो अभी वो चेन्नई में थी, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि चूंकि हमारे बीच ये दो अजीम शख्सियत रहेंगी, तो आप आ जाएंगी तो उनके से बातचीत करने में जो एक संवाद होगा उसमें हमें और खुशी होगी। तो वो हमारे रिक्वेस्ट पे आपके इंटरव्यू, और वो भी आपकी फैन रही है, चूंकि आपको लगातार फॉलो किया है सीरियल्स में और उसके अलावा फिल्मों में। तो हम आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में रत्ना पुरकायस्थ जो हैं वो आपके सामने प्रश्नों को रखेंगी। और सबसे अधिक मैं चाहूंगा कि जो छात्र हमारे पास जुड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी जो यहाँ इस लॉकडाउन की बेला में जो इस माध्यम से जुड़ने का जो आपका भी जो मन में एक मोह था, वो ये है कि जो नई पीढ़ी हमारी बीच है। और अब हम खास तौर पे बात करें कि ये मुझे एक अच्छा भी लगता है कि जो मुंबई बम्बई फिल्म इंडस्ट्री है, वो अब बिहार जैसी जगहों को और छोटे बेगूसराय और बलिया जैसे जगहों को भी वो वजन दे रही है। बरेली की बर्फी में तो खुद मैम ने काम किया। और आप लोगों का जो एक जिस तरह के सिनेमा से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उस सिनेमा में छोटे कस्बों को, छोटे शहरों को बहुत उसको तवज्जो दी जा रही है, बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो हम तो भाई, हमारे पास तो जो छात्र हैं और जो हम लोग छोटे शहरों के बच्चे हमारे जुड़े हैं यहाँ पर, और आप बड़े शहर में आज छोटे शहरों की भूमिकाओं को निभा रहे हैं, तो हमको लगता है कि बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब वो अपने गांव में, अपने जिले में, अपने घरों में बंद हैं, तो मुंबई से उनके कलाकार उनसे मिलने उनके घर आ जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में जब हम लोग एक दूसरे से दूरी महसूस कर रहे थे, वहां इस तरह के मतलब वेब आयोजनों से ही सही, लेकिन एक मिलने जुलने की, एक अपनेपन की भावना महसूस हो रही है। और बड़ा खुशी हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मनोज जी एक्चुअल में हमारे साथ हैं, सीमा मैम एक्चुअल में हमारे साथ हैं। यह भावना सभी बच्चों के मन में आ रही है। जितने भी छात्र जुड़े हैं, अगर उनको ये ऐसी बात लग रही हो, उनको खुशी लग रही हो, तो वो एक बार थम्स अप का साइन सब लोग बनाएंगे, ताकि मैसेज जो है वो सर और मैम तक भी पहुंचेगा। देखिए, जबरदस्त थम्स अप का साइन सभी बच्चे बना रहे हैं, सबके प्रोफाइल पर सब थम्स अप का साइन बना रहे हैं। और जितने जितने लोग जितने भी छात्रों को बरेली वाली बर्फी में सीमा मैम का वो ठुमका लगाना याद हो, वो एक बार उसके लिए अलग से थम्स अप का साइन बनाएंगे। और जो लोग भाटिया जी के समोसे और कचौड़ियों के प्लेट याद कर रहे हो, वो भी एक बार थम्स अप का साइन बनाएंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
जो लोग भी हमें पसंद कर रहे हैं और आप लोगों के पसंद होने की वजह से ही हम इंडस्ट्री में काम कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सीमा जी, मैं तो आपको जब अभी भी देख रही तो मुझे वो बड़की जो है, हम लोग की बड़की, उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रही है। मुझे लगता है कि जब भी आपको लोग याद करते हैं सीमा भार्गव पावा जी को, तो आप विभिन्न रोल में आई। बच्चे जो इमेज के यहाँ जुड़े हुए हैं, आप लोग के ये जनरेशन की, पहले की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, कि जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, जिस समय प्राइवेट चैनल्स नहीं था, सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन हुआ करता था, और बस 82 में ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिया में वो ये ओलंपियाड हुआ था ना। जी जी जी। हाँ, 82 में। तो उसके बाद में ये जनरेशन जो है वो देखा टेलीविजन, दूरदर्शन का जो भाव है, और उसके बाद आप लोग आई, जो घर घर में जिसको कहा जाए कि शाम के समय लोग बैठ जाते थे, मध्यम परिवार की ये कहानी, ये कहानी थी, और उसमें एक रोल था आपका बड़की का। आप उसे बताइए, आज के संदर्भ में जब हमारा परिवार बिखर रहा है, और बिखरते हुए परिवार की जो एक त्रासदी है, आज हम देख रहे हैं कि सब लोग गांव की ओर लौट रहे हैं। हमारे जो मजदूर हैं, या मजदूर तो मैं नहीं कहूंगी, उनको कारीगर मैं कहूंगी, कि वो निर्माता है, वो हमारे निर्माता है। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, तो वो लौट के आ रहे हैं। तो एक भूमिका लग रही है कि परिवार की भूमिका आप बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब मनोज जी भी बैठे हुए हैं, आप लोग दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हैं, ये हमारे बच्चों को बताएं परिवार की भूमिका क्या होती है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अब फिर से महसूस करने लगे कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में। हुआ क्या था कि कुछ साल पहले हमारी ही जनरेशन ने ये कोशिश की थी कि हम अलग होके अपनी अपनी जिंदगियां बिताएंगे। एक फैमिली होगी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे होंगे, बस। जॉइंट फैमिली से हम लोग अलग होने की कोशिश करते रहे और हो गए, और ज्यादातर लोग हो गए। और उसका प्रभाव जो है वो आज की जनरेशन पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने वो जॉइंट फैमिली देखी नहीं है। लेकिन फिर दोबारा से जैसा कि आपने कहा कि ऐसी कुछ फिल्में भी बनने लगी हैं जिनमें दोबारा से एक फैमिली ड्रामा फिर से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आपने बरेली की बर्फी का जिक्र किया, या शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्में हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसमें फिर से फैमिली की इम्पोर्टेंस को दिखाया जा रहा है। और आज जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जो आज हमारे सामने कंडीशन है, जहाँ मजदूर लोग बेचारे परेशान हैं, कारीगर परेशान हैं, और वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तो घरों को लौटना ही अपने आप में ये हमें दिखाई देता है या समझ आता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम कहीं भी काम करें, कहीं भी करें, जहाँ भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जहाँ भी हमारे दिमाग में कोई भी परेशानी घूमती है, हमें सबसे पहले अपने घर का सपोर्ट चाहिए होता है। हमें चाहिए, चाहे हम वहाँ पर रूखी सूखी खाएं, पर हमारे लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां जाके आप अपने सारे सुख दुख सब कुछ आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूरदर्शन भी हमेशा ये कोशिश करता रहा है, और हमारी फिल्में भी, आजकल की फिल्में ये कोशिश कर रही है कि फिर से परिवार की वैल्यू जो है वो इस नई जनरेशन तक पहुंचाएं, और इन्हें बताएं कि एक्चुअली में साथ जोड़ के रहना, एक परिवार में रहना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आज की स्थिति जहाँ लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हैं, मुझे लगता है ऊपर वाले ने ऐसी कृपा कर दी है सबके ऊपर कि सबको कहा है कि फैमिली टाइम बिताओ, और सब फैमिली टाइम बिता रहे हैं, और इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं कि हम माँ बाप के साथ भी रह सकते हैं। हम सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, अपने घर वालों के साथ भी उनका सुख दुख बांट सकते हैं। तो अभी ये वक्त जो आया है, इसमें कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। डेफिनेटली मजदूरों के लिए तो बुराई हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि वो पहुंच तो अपने घर ही रहे हैं ना, लौट तो घर ही रहे हैं, तो घर की इम्पोर्टेंस तो है ही जरूरी। जी हाँ, नीरज जी, आपके मन में कोई सवाल होगा इससे जुड़ा हुआ? सवालों की तो पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, जितना समय हमें इजाजत देगा, सवालों की लिस्ट लंबी है। और अब मैं मनोज जी को भी जाना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं शुरुआत वहां से करना चाहूंगा जहां से शुरुआत हुई। तो सीमा जी, आपका जन्म, मतलब मुझे हमें नहीं पता कि आप पैदा कहाँ हुई और किस जगह, किस शहर में आपका बचपन गुजरा, क्योंकि मुझे मनोज जी के बारे में पता है कि वो दिल्ली में उनका बचपन गुजरा है और वो दिल्ली के हैं। तो दिल्ली वालों का एक अलग अंदाज होता है, उनका एक अलग शख्सियत होती है, उनकी एक अलग पहचान होती है, उनके जीवन जीने का एक अलग अंदाज होता है। मैं भी दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही बड़ी हुई हूँ। अच्छा। और मनोज जी से भी दिल्ली में ही मिली हूँ, दिल्ली में ही हमने शादी की है।
तो हम दोनों ही दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि एक वो जो आपने कहा कि दिल्ली वालों के पास कुछ खास अंदाज होता है, तो शायद वो इसीलिए हम लोग आज तक कैरी कर पा रहे हैं। वो दिल्ली वाले बंबई में तो दिल्ली वालों का मन लग जाता है ना। बिल्कुल लग जाता है, दिल्ली कहाँ छूटी है कि पुरानी दिल्ली के वो रेडी ठेले वाले और वो स्ट्रीट फूड वाले वो याद आते हैं दिल्ली के। हाँ, हम कोशिश करते हैं घर में ही बना लें वो सब, ताकि हम उसकी कमी को पूरा कर सकें। बंबई में दिल्ली जैसे छोले भटूरे नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये कि ये कोशिश करके घर पे ही बना लेती हैं वैसा। मनोज जी, देख के आपको लगता ही है कि खाते पीते उसमें है, वाले छोले भटूरे से लेके सारी चीजें। और मुझे है जहाँ तक जानकारी है कि आप और सीमा जी दोनों हम लोग से ही आप लोग शुरुआत किए हैं टीवी सीरियल में, और उसके बाद आप फिल्मों में गए और ये भी फिल्मों में आई। सीमा जी का है कि वो रंगमंच से भी जुड़ी, आपने रंगमंच भी देखा, आप टेलीविजन भी देख रही है और फिल्मों को देख रही है। बाबा साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग दोनों सेम विधा के हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? रंगमंच बहुत कठिन है या फिल्म कठिन है या फिर टेलीविजन कठिन है, या तीनों में क्या तारतम्य है? ये जरा हमारे बच्चों को बताइए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और उस दुनिया को बहुत ख्वाब की दुनिया कहते हैं। अभी सपना बुन रहे हैं, हकीकत में जब आएंगे तो कुछ और होगा। तो उनको जरा बताइए आप लोग विस्तार से। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको अगर 3 या 4 विभागों में बांट लें, तो पहला भाग हमारा आता है स्कूल का। जैसा हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मुझे लगता है स्कूल को अगर हम कंपेयर करें थिएटर से, कि जिस तरह से ट्रेनिंग ली जाती है, जिस तरह से शिक्षा प्राप्त की जाती है, वैसे ही हम जब थिएटर करते हैं तो हम एक्टिंग की शिक्षा को प्राप्त करते हैं वहां से। उसके बाद हम कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में जाते हैं जहां पर हम बहुत सारी और नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। वो हमारा टेलीविजन है, जहां पर हम जाके चीजों को समझना शुरू करते हैं कि अच्छा, ये स्कूल तो बहुत सुरक्षित था, स्कूल तो बहुत कम लोगों में सुरक्षित था, लेकिन अब हमारा कैनवस बड़ा हो गया है। उसके बाद कॉलेज के बाद हम कमर्शियली काम करना शुरू करते हैं, जहां हमें और बड़ा कैनवस मिलता है, वो हमारा सिनेमा है। तो अगर हम मेहनत को भी ले लें तो जैसे एक एक फील्ड को हमने अपनाया, उसे समझा और उसे पार किया और दूसरी जगह पर पहुंचे हैं, ऐसे ही मुझे लगता है हर फील्ड में जो शिक्षा जरूरी है, उस शिक्षा को हम किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एक्टिंग की शिक्षा जो है वो हमें थिएटर से मिलती है, इसलिए जितने भी लोग हैं वो थिएटर को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैम, आपका स्कूल तो आज तक छूटा नहीं जी। आपका स्कूल तो आज तक छूटा नहीं। हमारा स्कूल छूटेगा भी नहीं, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं, स्टूडेंट से भी यही कहना चाहते हैं कि स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग, चाहे आप MBBS करें, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, आपकी जो पढ़ाई है वो किसी भी दर्जे से छूटनी नहीं चाहिए। हमेशा लर्निंग प्रोसेस रहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक डिप्लोमा कर लिया, अब मैंने नौकरी कर ली तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, उसकी जरूरत तब भी है। बार बार ढूंढिए, बार बार खोजिए, जो आपने पढ़ा है उसी में से सब कुछ मिलेगा आपको। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे कॉलेज में भी छात्रों का अपना थिएटर क्लब है, और विनीत कुमार जी जो हैं उन्होंने उस थिएटर क्लब की तरह से शुरुआत की थी हमारे यहाँ पर कॉलेज में, और उन्होंने थिएटर वर्कशॉप भी किया था। और कई बच्चे जो हैं वो उस वर्कशॉप से जुड़ गए। बाद में उन्होंने पटना में नाटक, जो पटना में थिएटर जो कालिदास रंगाले वगैरह है, वहां पर उन्होंने नाटक वगैरह किया बच्चों ने। और हमारे बच्चों के नाटक जो है वो काफी मुकम्मल भी हुए, उन्हें कई प्रतियोगिताओं वगैरह में पुरस्कार वगैरह भी मिले। और अभी भी जो हमारे यहाँ पे छात्र हैं, इनमें कई छात्र ऐसे हैं जिनको कि नाटक में, थिएटर में उनको बहुत आनंद मिलता है। और मैं प्रोत्साहित उनको इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब कोई छात्र स्टेज पे खड़ा होकर के अपना संवाद आत्मविश्वास के साथ कहता है, तो उस छात्र को इंटरव्यू रूम में जाकर के इंटरव्यू देने में उसको नर्वसनेस नहीं होती है, क्योंकि स्टेज जो है वो नर्वसनेस को निकाल देता है। और मनोज जी भी जो है वो उतना ही थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं जितना सीमा मैम जुड़ी हुई हैं। और सीमा मैम के संग एक और खास बात यह कि वो समय निकाल करके नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए उनको ट्रेनिंग भी देती है, और बच्चों को, नए युवा कलाकारों को वो थिएटर की, रंगमंच की, अभिनय की वो बारीकियों को भी समझाती हैं। और हमारे साथ आज ऐसे कई बच्चे भी जुड़े हुए हैं। एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ, वो लगातार अपना हैंड को रेस कर रहा है,
विक्रम विकी जो है वो, और वो कई सारे, एक आपने 3 विधाओं की बात की मैम, आपने थिएटर की बात की, टेलीविजन की बात की, आपने बात की सिनेमा की, एक चौथी एक्सट्रीम निकल के आई है, मनोज सर ध्यान दीजिएगा, जो कि इंटरनेट की दुनिया ने, आज बच्चे जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं और अपने काम को, अपने मैसेज को वो अपने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो यूट्यूब पर और अलग अलग माध्यमों से उसको वो जनता के बीच ले जा रहे हैं, और उसके माध्यम से भी लोगों तक मनोरंजन भी पहुंच रहा है, संदेश भी पहुंच रहा है, और अभिव्यक्ति का भी एक माध्यम, सशक्त माध्यम बन रहा है। लोग वहां पर छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं, कुछ अपने एपिसोड्स बना रहे हैं, कुछ वेब सीरीज ला रहे हैं। फिर ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हो सकता है आने वाले दौर में, इनफैक्ट कल मैं सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपकी पिक्चर जो थी रामचंद्र की 13वीं, उसको मैं खोज रहा था कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो कहीं मिल जाए, मैं देख लूं उसको, लेकिन वो मिल नहीं पाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो चौथा विधा है, और जो बच्चों की जो एक हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं उस पर जो काम कर रहे हैं, उसको अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में देखते हुए बताएंगे तो क्या बताएंगी? और इस चौथा जो एक्सट्रीम निकल के आया है, जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम निकल के आया है, और जो डेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि अगर आपको एक सीरियल किसी चैनल पर चलाना है तो वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पर अपना कोई वीडियो बना के डालना है तो वो डेमोक्रेटिक है, वहां कोई भी कर सकता है, वो दुनिया खुली है। मुझे लगता है कि ये जब भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना, उसका सही उपयोग आना बहुत जरूरी है। ये अभी जैसे हम देखते हैं कि अभी डिजिटल में सब लोग वो टिकटॉक और ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे लगता है वो तो ठीक है, एंटरटेनमेंट का एक साधन है, आपको भी हक बनता है, आप भी अपने वीडियो बना के डालिए, जो भी करिए। मगर इतनी अच्छी बात हो गई है कि जो इतनी बड़ी दूरी थी, जो हमारी इतना इतना लंबा डिस्टेंस था कि उसको पार करना इतना मुश्किल हो गया था, ये डिजिटल के माध्यम से हम कितने अपने कमरे में आ गए हैं, अपनी अपनी जेब में आ गए हैं हम, कि हम दुनिया की नॉलेज अपने पास रख सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा तो कोई हो ही नहीं सकता जो डिजिटल उन्हें फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि डिजिटल होने के बावजूद भी, या चीजें इतनी आसान होने के बावजूद भी, आपकी मेहनत कहीं कम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके जो पुराने फॉर्मूले हैं, जैसे कि हम भी मानते हैं कि आज इतना कट करके भी ऑडिशंस दे सकते हैं, आप कट करके सीन कर सकते हैं, मगर फिर भी हम पूरा सीन याद करने की कोशिश करते हैं। वो मेरा कहना है कि आज के स्टूडेंट्स को वो नहीं भूलना चाहिए कि आपका बेसिक कहीं छूट ना जाए। इस डिजिटल और इतनी शॉर्ट मेमोरी के चक्कर में आप कहीं अपनी पुरानी चीजों को ना छोड़ दें। मुझे लगता है हम पुरानी चीजों में जो भी चीजें हमारे फायदे की चीजें हैं उन्हें पकड़े रहना चाहिए। उसके बावजूद जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे हम एंजॉय कर सकते हैं, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बट जहां तक आपने कहा कि कुछ लोग थिएटर भी करते हैं, जहां पर उनका मनोबल बढ़ता है, जहां वो ऑडियंस को फेस करते हैं, जहां उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। क्योंकि जब तक आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से नहीं लेंगे, एक देखिए, एक मोबाइल है, उसमें सारी नॉलेज है, लेकिन आपके पास क्या है? आप उसके थ्रू बटन दबा के सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या है? तो मुझे लगता है हमें अपने आप को भी उतना ही भरना जरूरी है। वो एक मूवमेंट है जहां आपको कुछ याद नहीं आया तो चलो आपने टाइप कर दिया, मगर आप उसके भरोसे हो जा रहे हैं, आप सारी चीजें इतनी डिपेंडेंट हो रहे हैं कि आप खुद कुछ करना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है मेरी जैसे जो मैं स्टूडेंट्स के साथ जब बात करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये प्रैक्टिस खत्म हो रही है उन लोगों के अंदर से। कहीं ना कहीं आप इसको इस रूप में तो नहीं देख रही हैं कि ये जो हमारे छात्र जो हैं या जो आज की जो युवा पीढ़ी है, इनका अटेंशन स्पैन जो है वो घटते जा रहा है। माने कि पहले वो पढ़ते थे, लोग साहित्य पढ़ते थे, काव्य पढ़ते थे, फिर उसके बाद इसको टेलीविजन ने और यूट्यूब ने बदला, और अब ये टिकटॉक जो आ गया है, जो कि पता नहीं 30 सेकंड का होता है कि 60 सेकंड का होता है, वहां पर वो चीजें जो है वो बिल्कुल ही गंभीरता या डेप्थ को खो दे रही है, क्योंकि गंभीरता के लिए वहां पे स्थान ही नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ ना कि जमीन बेस होना बहुत जरूरी है। हम बेस पर छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर मैं मनोज जी से उनके थिएटर के अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा। एक बार पहले मनोज जी का जो थिएटर का अनुभव हुआ वो मुझे लगता है रामलीला से शुरू हुआ था, आप उसके बारे में बताइए मनोज सर। नहीं, वो ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या करते हैं, एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद वो आप अप्रेंटिस लगते हैं कहीं पे, कितने साल की प्रैक्टिस लगती है। अभी एक्टिंग के लिए जो बच्चे अपना बनाना चाहते हैं करियर, उनको ये समझना चाहिए कि उसके लिए भी उतनी ही पढ़ाई की जरूरत है।
उतना ही प्रैक्टिस की जरूरत है किसी भी फील्ड में। मतलब ये नहीं कि एक्टिंग ही, मैं तो कह रही हूँ कि जो भी जितनी भी फील्ड के लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं बच्चे, सभी को वो जरूरी है। पर जहाँ तक मनोज जी के आपने वो पूछा कि हमारा जो रामलीला का अनुभव रहा हाँ है हाँ कि वो कैसे शुरू हुआ रामलीला का। हाँ, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। देखिए एक्टिंग की शुरुआत तो ऐसी होती है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप सोचते हैं कि भागे स्कूल से, तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है ना। और तो दूध लेने हम लोग जाते थे, और गली से निकल रहे थे और रामलीला की थी, तो छज्जे पे खड़ी हुई छत पे कुछ 4-5 लड़कियां, अरे देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण का रोल करता था मैं। तब मुझे समझ में आया कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा फील्ड है, लोग इतना पहचानते हैं। अच्छा, जब मंडी हाउस में थिएटर करने के लिए आए, तब समझ में आया कि यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अलग किस्म की एक कला है, विधि है, मतलब ऐसा नहीं है। तो उसके बाद फिर आदमी, पहले ही शुरुआत तो आदमी की शो ऑफ करने से ही होती है, कि उसके बाद ये है कि हाँ शुरुआती चस्का लगा वो उस छज्जे पे खड़ी लड़कियों ने जब आपको पहचाना, तो वहां से शुरुआती चस्का लगा। हाँ, शुरुआत तो वही तो होती है ना, कि भाई ये बड़ा बढ़िया है। सीमा जी की होंगी जरूर उस छज्जे में, कहीं ना कहीं सीमा जी झांक रही होंगी अच्छा, एक सवाल है मनोज जी, शांति का गुरु जी, ठीक है, और उसके बाद ऑफिस का भाटिया साहब, और मुझे तो आपको जब देख रहे तो मुझे वो पायलट, धमाल फिल्म का पायलट, असरानी और लोग है कि अच्छा दाब दो, नहीं दबाना था, अरे दाब दिया, वो कैरेक्टर। तो उसके बाद में आप बहुत सीरियस फिल्मों में भी काम किए। मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से अगर है, मैं आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि सबसे कठिन है कॉमेडी करना। आप बताइए लड़कों को कि कॉमेडी और सीरियस और टेलीविजन और ये फिल्मों में, इन सब में आपको जो विभिन्न कैरेक्टर जो मिला है करने के लिए, तो उसमें आपने कैसे सामंजस्यता ये किया कि कैसे किस रोल को कैसे करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको बहुत जानने की जरूरत है कि एकाग्रता होनी चाहिए, क्या है डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये जरा आप बच्चों को बताइए। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक अच्छा एक्टर जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। वो कैटेगरी जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बांट दी जाती है कि मुझे बहुत साल कॉमेडी में ही कंसिडर किया गया, कि हाँ भाई चलो भाई, अपना मोटा है और फनी है, तो इसको ऐसे ही रोल दिए जाए। लेकिन एक अच्छा एक्टर जो होता है, ट्रेनिंग के दौरान तो हम लोग ये सीख लेते हैं कि हर तरह का कैरेक्टर कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि आप अगर अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है, कि मेरे को बहुत मेरे दोस्त थे अनुभव सिन्हा, जिन्होंने मुझे मुल्क में और आर्टिकल 15 में डिफरेंट रोल दिया। लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगा कि पर एक्टर की जो तैयारी है वो एक्चुअली में जो आप कह रही हैं कि हाँ, एक सबसे जरूरी ये है कि एक तो आप अपने आप को पहचानें कि आप किस लायक हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी तैयारी कितनी है। लायक से मेरा मतलब ये नहीं है कि लायक का मतलब हम कैसे नाप तोल कर सकते हैं, पर लायक से मेरा मतलब ये है कि हमारे पास हमारी कितनी तैयारी है। चाहे फिर हम कॉमेडी करें, चाहे हम वो सीरियस रोल करें, चाहे भले ही हम किसी भी तरह का अभिनय करने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, तब हमें कूदना चाहिए। और ऐसे ही हर फील्ड में तभी कूदना चाहिए जब हमारी तैयारी पूरी हो। अध कचरे में कहीं भी जाएंगे वहीं फंसेंगे। अब कॉमेडी अगर हमारा एक तुक्का लग गया होता, मान लीजिए कि मनोज जी का एक तुक्का लग गया कि उनकी कॉमेडी हिट हो गई, अब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हंसने के लिए एक यूज किए जाते, मगर क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत है और इतने सालों का इसमें अभ्यास जुड़ा हुआ है, इसलिए जैसे उनको सीरियस रोल मिला वो उसके लिए तैयार थे। तो आपके अंदर वो संयम होना, आपका वो डिसिप्लिन ही काम करता है अल्टीमेटली, चाहे वो आप थिएटर करें, चाहे फिल्में करें, चाहे टेलीविजन करें। पर आपका अपना सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी अपनी तैयारी, आपके कहते हैं ना मजाक में कि कील कांटे अपने मजबूत कर लो। जी, आपके पास आपका स्टूल बॉक्स होना चाहिए, तभी गाड़ी कहीं रुक गई तो आप उसके पेच कस के गाड़ी चला लेंगे।
लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि टूल बॉक्स भी होता है, आपको यही नहीं पता कि इसका पेचकस किसको कहते हैं, तो गाड़ी जब खराब होगी तो कोई ठीक करने वाला नहीं होगा उसको। ये लाइफ से भी जुड़ती हैं चीजें। अभी देखिए मैं आपके सामने की तस्वीर रख रहा हूँ, शायद आप वो देख पा रहे होंगे। जी दिख रहा है मैम? हम लोग की है, हम लोग की तस्वीर है। तो इसमें मुझे मनोज जी कहाँ है, दिख नहीं पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मनोज जी इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि मनोज जी मेन फैमिली में नहीं थे। हाँ। वो हमारे घर की लड़की को भगा के ले गए थे, पर वो हमारी फैमिली में नहीं थे, ओ, इसलिए तो मनोज जी। एक्चुअल में भगा के ले गए। हाँ, वो मछली को भगा के ले जाते हैं, तो इसलिए उसके बाद यहाँ तो सीरियल में मछली को भगाया था, रियल लाइफ में बड़की को। जी जी। अब यहाँ पे सीमा मैम जो है वो कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ, बीचम बीच में कहीं देख लेंगे आप। एक नहीं, काली ये के मैं दिखा दी हूँ, मैं उंगली डाली हूँ यहाँ पे। ये पीछे से, हाँ, ये मुंह खोली हुई है। हाँ, पीछे से हूँ, पीछे सबसे अच्छा, सबसे पीछे में। ये हाँ जी जी एकदम। अरे वाह 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 वाह, तो ये क्या खूबसूरत लग रही है मैम आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत खूबसूरत अभी भी है, लेकिन बहुत उनके डिम्पल गाल में, इनके गाल में डिम्पल एकदम हंसती थी ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत जॉली मूड की रही होंगी। नहीं, उसमें बहुत सीरियस रही है। घर की बहुत बड़ी लड़की और बहुत ही तरीके से रहना, मध्यम परिवार की लड़की जो एक होती है कि घर की बड़ी लड़की डिसिप्लिन में रहना, माँ बाप के एकदम कब्जे में रहना, इधर नहीं झांकना उधर नहीं झांकना, लेकिन इस ताक झांक नहीं करने के उस पे आप मनोज जी के पास कैसे पहुंच गई सीमा जी? देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है ना। लग रही इसलिए उतनी सीधी निकली नहीं। देखिए आप लोग समझते कि बहुत सीधी है, देखिए कहाँ मछली को जो फंसाने आया था उसके साथ खुद ही भाग ली। अच्छा, एक चीज बताइए कि उस समय के थिएटर करना, उस समय फिल्मों में काम करना और टेलीविजन में काम करना आज भी कमोबेश कम बहुत मुश्किल है। लड़कियों का कम से कम इस फील्ड में बहुत खराब दृष्टिकोण से देखा जाता था। आप अपने अनुभव को बताइए, क्योंकि आप मेट्रो सिटी में रही है इसलिए आपको कठिनाई कम हुई। हम लोग छोटे छोटे शहरों के जो लोग हैं, लड़कियां हैं, आज भी हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बड़े दुख की बात है ये, किसी भी जगह पर या किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, बहुत दुख की बात है कि हम लड़कियां होने का एक बहुत बड़ा नुकसान हमें होता है कि हमें सबसे पहले तो एक डर सताता है कि हम कहीं जाके काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और सेफ होगा कि नहीं होगा, वो हमारी फैमिली के लिए भी वही डर रहता है। चीजें कुछ तो बदली हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें तो बदली हैं डेफिनेटली। मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ, मुझे मालूम था कि रात को 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं रह सकते थे, 8 बजे हमें घर पर पहुंचना होता था। लेकिन थोड़ा सा वक्त अभी और मिल गया है, लड़कियां 11-12 बजे तक भी बाहर रह सकती हैं। लेकिन ये हालात जो है ये दरअसल बहुत दुखद है। आज भी इतने सालों बाद भी, आज भी अगर हम कहीं ये डर रहे हैं छोटे शहरों में कि लड़की का अकेले जाना या किसी ऑफिस में जाना या किसी से मिलने जाना गलत हो सकता है, तो इसके लिए मुझे लगता है हम सब जिम्मेदार हैं। और किसी ने कुछ टाइम पहले मुझसे कहा था, पूछा था कि रेपिस्ट के बारे में, तो मैंने यही कहा था कि मुझे लगता है कि आदमी से ज्यादा मैं फिर भी औरत को ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, इसलिए कि एज ए मदर, एज ए गर्ल नहीं, एज ए मदर, क्या मैंने बचपन में अपने बेटे पे निगाह रखी या मैंने उसका बढ़ना देखा कि नहीं देखा कि कहाँ गलती कर रहा है। अगर उसके अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है किसी भी वजह से या वो कहीं पर भी जिद्दी हो रहा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है एज ए मदर कि मैं उसको वहीं खींच लूं, ना कि बड़ा होके वो बाहर जाके अपना आक्रोश किसी गलत जगह पे निकाले, किसी और लड़की पे निकाले। तो मुझे लगता है फिर भी घूम फिर के जिम्मेदार औरत, क्योंकि उसको जननी कहा गया है, तो उसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए शायद औरत के जरिए, औरत को कहते हैं ना कि वो ज्यादा शोषण होता है, तो उसका एक तरीका ये भी है कि अगर मैंने माँ बन के अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारा है, तो वो आगे जाके किसी औरत को थप्पड़ मारने वाला है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई। तो मुझे लगता है ये जो आज सोसाइटी जिसको हम फेस कर रहे हैं उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। और बहुत दुख है मुझे आज भी कि आज भी हम उसी सिचुएशन में जी रहे हैं, और डेफिनेटली औरत को बहुत फेस करना पड़ता है, हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, सब जगह। ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में ही ऐसा है कि कुछ ऐसा गलत होता है,
लेकिन सब जगह हो रहा है, चाहे वो आप नर्सेज डॉक्टर ले लीजिए, चाहे आप सेक्रेटरी ले लीजिए, चाहे आप छोटी जगह सर्विस करने वाली या टीचर ले लीजिए, शोषण तो हर जगह है। तो ये तो पूरी सोसाइटी की बात है, एक फील्ड की बात नहीं हो सकती। जी एक सवाल और मेरा है, और वो बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि आज जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं और नीरज जी का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ हम लोग नहीं कर सकते थे, लगा कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप जैसे लोगों को डिफरेंट सेक्टर, क्योंकि अभी आपने कहा इंडस्ट्री, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी जाकर व्यापार का है, उद्योग का है। इंडस्ट्री मतलब उद्योग है, क्या आप लोगों को जरिया बनते हैं, कमाने का जरिया दे सकते हैं। बच्चे जो हैं आजकल चाहते शॉर्टकट में, मतलब अभी हम पास आउट किए या स्कूल में, जैसे मनोज जी ने कहा कि मन नहीं लगता था तो मैं निकल गया, लेकिन उस मन नहीं लगता था निकल गए, लेकिन उन्होंने साधना की, तब वो आज यहाँ पहुंचे। अब है कि शॉर्टकट में बच्चे पहुंचते हैं। आप जरा थोड़ा बताइए इनको कि क्या शॉर्टकट का तरीका जो है कि कट एंड पेस्ट करके हम कहीं का कहीं लगा के हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं, या आप लोगों ने संघर्ष की उसकी कहानी जरा इनको बताइए बच्चों को। देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहना चाहूंगी कि भाई ये बता दो मुझे, माँ के हाथ का पराठा अच्छा लगता है या मैकडोनल्ड्स का बर्गर अच्छा लगता है। बर्गर तुम्हें पैसा खर्च करके मिल जाएगा, पर माँ जब प्यार से आटा गूंदेगी, आलू उबालेगी, उसे छीलेगी, उसके बाद वो घी लगा के पराठा बनाएगी, तो उसमें जो प्यार मिलेगा वो बर्गर में नहीं मिल सकता। तो हमारे यहाँ जो पूरी जनरेशन जो शॉर्टकट की तरफ चली गई है, वो डिटेलिंग का प्यार तो खत्म ही हो जाएगा उनकी जिंदगी से। उनको मालूम ही नहीं कि उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी मेहनत क्या होती है। आप शॉर्टकट में ले लेंगे, मगर अल्टीमेटली क्या है, अगर मैं पूछूं तो बर्गर खाने वालों की तबीयत ज्यादा खराब होगी या माँ के हाथ का पराठा खाने वालों की तबीयत ज्यादा खराब होगी। मुझे लगता है हम बर्गर के जो यूज टू हो गए हैं, जो शॉर्टकट के यूज टू हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि 2-3 नंबर को छोड़ के किसी चौथे का फोन नंबर भी आपको याद होगा आज, जबकि पहले हमारे पास पूरी लिस्ट याद होती थी। हम किसी का नंबर डायरी में नहीं लिखते थे, दिमाग में लिखते थे। तो कितना असर पड़ रहा है इन चीजों का शॉर्टकट के चक्कर में कि अरे छोड़ो ना, नंबर क्या याद रखना, मोबाइल में सब लिखा हुआ तो है, नाम लिख लेते हैं, नाम दबाएंगे तो नंबर अपने आप आ जाएगा। तो हम शॉर्टकट करते करते अभी हम अपने दिमाग को कितना कम काम दे रहे हैं। तो मैं तो एक जोक भी कहती हूँ कि डाकू अगर आए तो कहेंगे भैया उंगलियां छोड़ दियो, बाकी तुझे जो ले जाना तू ले जा। तो अगर उंगलियां कट गई तो भाई हम इस जमाने में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहाँ पहुंचा दिया एक्चुअली देखा जाए तो। सही बात है, सही बात है। अब कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अभी हमारे बीच में हमारे कॉलेज के डीन जो हैं नीरज पोद्दार, ये भी जुड़े हुए हैं, और ये भी इनका परिवार और ये खुद भी आकाशवाणी से जुड़े रहे, तो इनके पास भी कुछ सवाल हैं आपके लिए। नीरज पोद्दार, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्योर सर। सभी लोगों को नमस्कार, और सिमेज कॉलेज सिमेज परिवार की तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। रत्ना दीदी नमस्ते। और जैसा कि सर ने कहा कि आप सभी लोग, और अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैं सीमा मैम की बातों को सुन रहा था, और सीमा मैम आपने कहा कि कलाकार के साथ एक छवि जुड़ जाती है, और कई बार उस छवि को तोड़ना, कलाकार हालांकि चाहता है कि अलग अलग आयाम दिखा पाए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उस छवि में इतना बंध जाता है कि डायरेक्टर भी उसे उसी रोल में कास्ट करना चाहते हैं, तो उसकी सारी प्रतिभा खत्म हो जाती है। और डायरेक्टर के स्तर पर ही नहीं, जब दर्शक भी देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि ये कैरेक्टर आया है, ये कैरेक्टर तो कॉमेडी ही करेंगे, शायद वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीजों को देख पाते हैं। आपको इससे कितना जूझना पड़ता है, और एक कलाकार के रूप में आप कितना फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं? और इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है मैम और सर आपसे भी, कि एक कलाकार, क्योंकि आज आप इस मकाम पे पहुंचे हैं जहां आप लोग आपको अपनी प्रतिभा आज साबित आपने अपने मेहनत से की है, और लोगों के रूप में आपकी पहचान है, काम की वजह से पहचान है, लेकिन इंडस्ट्री में इसको लेकर के जॉब मिलना, यानी अलग अलग रोल ऑफर जो होते हैं, वो कितना आसान हो पाता है और कितना चुनौतीपूर्ण होता है मैम और सर दोनों से? बहुत मुश्किल है, आप बहुत सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसलिए क्योंकि ये जूझना हमें बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा हमारी इंडस्ट्री में हमेशा लुक से बात करते हैं। मैं उनकी गलती नहीं बताती, क्योंकि उन्हें सामान बेचना होता है। उन्हें उन्होंने एक सामान बनाया, मतलब एक फिल्म बनाई, उसे बेचना है, तो वो बेचने के लिए वो हमेशा ऐसी सी चीजों को इकट्ठा करते हैं जो कि उन्हें गारंटी हो कि ये बिक जाएगी। वो चांस नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसका भुगतान एक्टर को जरूर करना पड़ता है, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि हम
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, मगर कास्ट नहीं किया जाएगा और वही ऑडियंस तक पहुंच रहा है, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही इमेज है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मनोज जी को एज ए कॉमेडियन देखते रहे, अचानक जब मुल्क आई तो लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, एक्टर तो वही है ना, एक्टर काम तो अपना वही जानता है ना, तो सरप्राइज उसको नहीं हुआ, एक्टर को कोई सरप्राइज नहीं मिला, एक्टर तो चाह रहा है, ये ऑडियंस या उसके डायरेक्टर को एक सरप्राइज मिलता है कि अरे वाह इसने तो ये काम भी कर लिया। तो ये हमारा जो है बहुत ही इंडस्ट्री का दोष कह सकते हैं इसको, कि हम पकी पकाई खाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि इंस्टेंट चीजें चाहिए, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी को लेके तैयार करे, उसको रिहर्सल कराए, उसे प्रिपेयर कराए। आप मोटे दिखते हैं, आप कॉमेडी कर लीजिए, आप पतले दिखते हैं, आप बीमार का रोल कर लीजिए। तो ये तो हमें सबको भुगतना पड़ता है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। तो मुल्क की जब बात की मैम आपने, तो मुल्क ऑब्वियसली मनोज सर को लोगों ने सीरियस रोल्स में कम देखा था, और मुल्क में जिस तरह से इन्होंने अभिनय किया, जिस तरह के संजीदा अभिनय इनका था, जिस तरह से दमदार भूमिका इन्होंने निभाई, ऑब्वियसली उनको देख करके, उनके काम को देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन साथ ही साथ मुल्क जो है वो ऋषि कपूर के भी करियर में एक मील की पत्थर थी, एक अपने आप में बहुत ही उनका जो रोल था, जो किरदार उन्होंने जिस तरह से निभाया, वो भी अपने आप में देखना, सरप्राइज की जो बात कही तो वो भी सरप्राइजिंग था, बहुत अच्छा लगा देख करके, बहुत दमदार अभिनय उनका भी रहा। तो अब हम ऋषि कपूर को जब याद करते हैं तो कौन सी बातें याद आती है, मनोज सर थोड़ा आप भी बताएंगे। अरे ऋषि कपूर साहब के साथ जो अनुभव हुआ, कैमरा कमाल का था। मतलब वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, मतलब देवर कपूर। और लंच में वो मेरे को हमेशा बुला लेते थे कि मेरे साथ ही खाना खाओ, और उनका जो लंच होता था बहुत एलैबोरेट, और लखनऊ में हम लोग शूटिंग करते थे, बहुत ही कहना चाहिए जिंदा दिल इंसान थे, और बहुत ही अच्छे एक्टर, और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया मुझे। और मुझे बहुत शौक लगा जब अचानक मुझे पता चला कि वो मुझे पता चला था हाउसफुल की कुछ शूटिंग कर रहा था, मैं हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रहा था, कि वो हॉस्पिटल में है, यूएसए वहां चले गए। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि वो बहुत हेल्दी थे, और तो लगातार काम कर रहे थे वो पहले तो। हाँ, लगातार काम कर रहे थे, और बहुत अच्छा उनका। अच्छा, मुल्क का जो पूरा का पूरा एक प्लॉट था, जिस तरीके से उस सिनेमा में कई सारे पर्सपेक्टिव से जो हमारे समाज में जो कुछ आज चल रहा है और जो कुछ गुजर रहा है, जिस तरीके से चीजें बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है, और जिस तरीके से परिस्थितियां सामने आ रही हैं, दोनों ही पक्षों को निर्देशक ने बहुत ही बैलेंस तरीके से और चीजों को बहुत ही रॉ तरीके से रखा। मतलब कि उन्होंने चीजों को ढक कर छुपा करके नहीं रखा। अगर वहां पर ऋषि कपूर संवाद में यह भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के जीतने पे तुम पटाखे जलाओगे तो लोग ऐसा तुम पे कहेंगे। तो उन्होंने हर एक पक्ष को, हर एक बात को रखी गई, और मुझे लगता है कि उस सिनेमा में और जो कोर्ट के संवाद हुए, जो उसमें जो कोर्ट रूम संवाद है, वो अपने आप में समाज को भी काफी कुछ सोचने को आप देते हैं। ये एक सेंसिटिव विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ, अपनी आंखों से देखता हूँ, जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि वो संकीर्ण सोच के साथ धीरे धीरे समाज में एक बंटवारा देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा, थिएटर और एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में, हमें किस तरीके से अपने बच्चों को वापस से उस गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाना होगा, जहां पर हम एक दूसरे की तरफ विश्वास से और भाईचारे की बात करते थे, हम एक दूसरे के प्रति नफरत की बात ना करें। ये माहौल, ये अपनापन और प्यार हम कैसे रिस्टोर कर पाएंगे? वही खासतौर पे आप पुरानी दिल्ली में रहे हुए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, पुरानी दिल्ली में मैं रहा हुआ हूँ, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां पे बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे वो मुस्लिम्स थे। वो लाते थे घर पे, लंच जब खुलता था तो उनके कबाब हम खाते थे। हाँ, जामा मस्जिद आपका संबंध सबसे खाने पीने का जरूर होता है। जामा मस्जिद की जो मीनार है उस पे जाने का 25 पैसे का टिकट होता था, तो हम लोग उस पे जाके रॉकेट, कागज के रॉकेट बना के उड़ाते थे। और कभी हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि
हिंदू। जामा मस्जिद में जाकर के आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये किसी और जगह आ गए, किसी और देश आ गए? कभी नहीं, हम बिल्कुल हक से जाते थे, हक से जाते थे और 25 रुपए का टिकट लेके ऊपर मीनार पे बैठते थे, वहां से रॉकेट छोड़ते थे कागज के बना के कि ये देखो वहां गया, करीम पे गया, ये वहां गया, जवाहर पे गया, और हम सब दोस्त साथ में रहते थे। आपको मुसलमान मोहल्लों में जाकर के डर नहीं लगता था कि ये मुस्लिम मोहल्ले में आ गए? कभी लगा ही नहीं, कभी वो एहसास ही नहीं हुआ। बचपन मेरा पूरा गुजरा है, क्योंकि मेरा दरियागंज के अंदर मेरे फादर का गैराज था, और जामा मस्जिद में हम लोग ऑटो पार्ट्स वगैरह लेने के लिए जाते थे। कभी लगा ही नहीं हमें। मुझसे सवाल भी पूछा था कि मुल्क के दौरान आपको कैरेक्टर करने में मैंने कहा नहीं, मैंने बचपन से माहौल देखा है। मेरे घर पे, हमारे यहाँ ईद पे इतना मटन आता था कि हमसे खाया नहीं जाता था, और दिवाली पे हमारे फादर जो है कि हमारी ड्यूटी होती थी कि ये मंसूर साहब के यहाँ मिठाई की डब्बा दे के आओ, ये हाफिज जी के यहाँ दे के आओ, ये वहां दे के आओ। तो मतलब कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ। दिवाली की मिठाइयां मंसूर साहब के यहाँ भी जाती थी, और उनके यहाँ से ईद पे सवैयां और मटन भी आता था। और इतना आता था कि हमसे खत्म नहीं होता था, कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ। यही भारत की संस्कृति रही है। माहौल था। तो अभी माहौल जो है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वो मैनिपुलेट ना हो। ये जो भी है पॉलिटिकल एजेंडाज है, वो उनको थोड़ा सा समझे और अपने दिमाग से काम करें कि हम लोग हमेशा से, हमारी सभ्यता हमेशा से रही है कि हम लोग हमेशा साथ में रहे, और हिंदुस्तान तो हमारा ऐसा देश रहा है कि इसने हमेशा से स्वागत किया है हर कल्चर का, और हमारे यहाँ सारे कल्चर साथ में पनपे हैं, साथ में खेले हैं, साथ में कूदे। सही बात है। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछूंगा, जब आपने आर्टिकल 15 करी जी, और अपने आप में वो भी एक मील का पत्थर रही, और उस सिनेमा ने लोगों को सोचने के लिए, और जो युवा पीढ़ी, मैं अक्सर छात्रों से मिलता हूँ, छात्र मुझे बड़े आराम से कहते हैं कि सर आप जो कहिए, जातिवाद मेरे यहाँ नहीं है और मैं जातिवाद से बिल्कुल ऊपर हूँ। तो मुझे किसी एक छात्र ने कहा कि सर ये बात कहने वाले अक्सर जो है वो ऊंची जाति के होते हैं, जो बिलो मतलब जिनकी जो जाति, जिसको छोटा कहा जाता है, वो जो छात्र हैं वो जातिवाद के जहर को या जातिवाद की जो प्रताड़ना होती है उसको वो आज भी सह रहे हैं। लेकिन ये जो कह पाना खुशी से कि भाई देखिए हम तो जातिवाद नहीं मानते हैं, ये अक्सर कहने वाले जो हैं वो ऊंची जाति वाले ही छात्र होते हैं। और कई बार उनको बड़ी शिकायतें भी हैं कि भाई हमारे देश में जो कई तरह के जो आर्टिकल 15 जो है वो क्यों है, और रिजर्वेशन का सिस्टम क्यों है। तो आपको उस सिनेमा को करते वक्त, और जिस वृतांत को, जिस घटना को उसमें दिखाया गया है, जो कि अपने आप में सच से काफी नजदीक है, ऐसी चीजें अक्सर हमारे समाज में आज भी हो जा रही हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इस विषय को आप किस तरह से देखते हैं? कलाकार का मन किस तरह से देखता है इसको? देखिए, अगर तथ्यों को देखा जाए, फैक्ट्स को देखा जाए, तो मुझे इस फिल्म के दौरान ही पता चला, जो अनुभव सिन्हा साहब ने रिसर्च की थी, कि 70% जो पॉपुलेशन है वो नीची जाति ही है, जिसे हम नीची जाति कहते हैं। ये हमारे सोसाइटी का बनाया हुआ एक सिस्टम था, जिसमें कुछ चुने हुए ब्राह्मण या सो कॉल्ड उच्च जाति लोग, जिनको अपने नीचे गुलाम चाहिए, काम करने वाले लोग, कि कौन करेगा झाड़ू पोंछा, कौन करेगा टट्टी साफ, कौन करेगा, ये क्रिएट किया हुआ था। अदरवाइज हमने जब ये फिल्म की तो हमारा ये मानना था कि ये खत्म होना चाहिए, ये सब बराबर होना चाहिए भाई, हम सब लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए। तो ये सोसाइटी क्रिएट की गई है और ये बनाई गई है। अदरवाइज मतलब दिस इज हॉरिबल। ये मतलब इससे बड़ा कहना चाहिए कि अत्याचार, और ये सोसाइटी के अंदर जब आप कोई नकारात्मक भूमिका करते हैं मनोज जी,
तो नकारात्मक भूमिका करते वक्त आपको अपने कैरेक्टर से शिकायतें होती है क्या, किस तरह से आप कर पाते हैं उसको? नहीं होती है, हम लोग सीखते हैं, हम यही तो हमारे एक फील्ड का, एक्टिंग का, ये एक बड़ा अच्छा एक एस्पेक्ट है कि हमें जिंदगी में हर रोज सीखने को मिलता है। जब मुझे मालूम हुआ, मेरे दिमाग में मेरे घर पे काम करने वाले या घर पे जो मेरे साथ वर्कर जो काम करते हैं, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई। मैंने कहा भाई ये ऐसा नहीं है, और हमको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमको भी सीखना पड़ेगा। तो ये चीजें तो आपको सिखाती हैं, एक्टिंग, सिनेमा, ये अगर आप इससे कुछ नहीं सीख नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। लाइक पढ़ाई है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब, क्या है उस पढ़ाई का? सही बात है। मेरा मानना ही है कि आप MBBS हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर पाए अगर आप, तो क्या फायदा, क्या है उसका? बड़े बड़े आप देखिए डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, बट दे विल बी बिहेविंग लाइक एनिमल्स। अपने घर पे काम करने वालों के साथ बदतमीजी करेंगे, अपने ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी करेंगे। ये भी एक रिसर्च रहा है कि ये जो जातिवाद की बीमारी है, जो वायरस है, ये अनपढ़ों में ही ज्यादा हो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में भी जातिवादिता है। बिल्कुल बिल्कुल है, और ज्यादा है। तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? फिर पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? आप समझे नहीं जिंदगी को, क्या फायदा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक इंसान बनाने का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। बहुत खूब। हमेशा छोटे बचपन से उनको सिखाया जाए कि बेटा अच्छा इंसान भी बनना है, और उसके लिए आप ये नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे आप। नहीं, अब आप देखिए, जैसे कि सीमा जी ने पहले भी कहा कि ये जो सोसाइटी के अंदर बीमारी है कि औरतों को रेप किया जाता है, खड़ा, ये हमारे घर से शुरू होता है। माँ क्यों खुश होती है कि अरे बेटा हुआ है। अरे भाई, आपने बचपन से सिखाया नहीं उस बेटे को एक दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर विमेन। क्या आपको माँ ने ही जन्म दिया है, एक औरत ने ही जन्म दिया है आपको? हम बचपन से ही नहीं सिखाते उसको। हम उसको लौंडा है भाई, लौंडा, मेरा लौंडा पैदा हुआ है, अरे 4 लड़कियों को छिड़ाया, अरे जिदार है गुरु। ये क्या ट्रेनिंग है? आपको घर से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट फॉर विमेन, तमीज होनी चाहिए, तहजीब होनी चाहिए। ये घर से शुरू होगा, वरना आप ठीक है फांसी पे चढ़ाते रहो, होता रहेगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा जब से घर से ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। तो छोटी छोटी बातें, जब घर में भेदभाव होगा अगर, तो फिर वहीं से समझ में आएगा कि मैं जो हूँ थोड़ा सा मैं अलग हूँ और ये मेरे नीचे है। आप बताइए। देखिए बच्चे जो है ना, वो हमेशा आपके ऊपर देखते रहते हैं, अपने माँ बाप को देखते रहते हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं, उन्हीं से उनको सीख मिलती रहती है। अगर आपने किसी से बदतमीजी से बात की है, आपका बच्चा चाहे 6 महीने का क्यों ना हो, वो उसको साउंड समझ में आ गई है, आपने बदतमीजी की है किसी के साथ, और अगर आप बार बार उस बदतमीजी को करते ही जा रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए ये उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अच्छा ये करेक्ट है, इसका मतलब ये करना अलाउड है। बोल रहा हूँ, जिन्हें मैं अपने माँ बाप समझ रहा हूँ, जो मेरे कर्ता धर्ता है, वो ये बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं सही चीज होगी, तभी That is how we create the patriarchal society. बिल्कुल, मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आपके घर घर से ही तो सोसाइटी बनती है ना, और फिर उससे समाज बनता है, फिर उससे देश बनता है। अब आप देखिए कितना कुछ बोलते हैं, पर अपने घर में तो देखो ना, आपने किया क्या? कुछ नहीं किया। आप देश के प्राइम मिनिस्टर को कोसेंगे, आप मिनिस्टर्स को कोसेंगे, आज ये सिस्टम को कोसेंगे, आज ये करेंगे, लेकिन मेरा युवा पीढ़ी से ये कहना है कि बेटा सबको छोड़ दो, तुम अपने आप को चला पाओगे ढंग से, तुम अपनी सोच को डेवलप कर पाओगे, तुम अपने घर से शुरू करो। अगर तुम्हारे माँ बाप किसी वजह से गलत करते रहे हैं, या उनकी समझ में जो सही था वो ही करते रहे, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से वो गलत है, तो बच्चों का भी फर्ज है कि वो घर जाके अपने माँ बाप को करेक्ट करना शुरू करें कि नहीं मम्मी ऐसा मत करिए। वो अगर कल काम पे नहीं आई और उसका पति बीमार था, तो अब उस पर चिल्लाइए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यूथ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पुरानी मिस्टेक्स हो चुकी हैं हमारे पास्ट में, तो वो दोबारा से खड़े होके उन पास्ट की मिस्टेक्स के लिए हमें सॉरी फील कराएं, हमें हमारी गलतियां बताएं कि नहीं अब नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे आपको। तो इन लोगों के ऊपर तो सबसे ज्यादा बोझ है, इनके ऊपर तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चाहें तो ये हमें भी बदल सकते हैं, ये चाहें तो आने वाली पीढ़ी को भी बदल सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कोई शुरुआत करे इन चीजों की, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। एक्टर की फील्ड में आप जब मनोज जी से कह रहे थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैं आपको बताऊं एक एक्टर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, क्योंकि हम जब भी कोई एक फिल्म बनाते हैं या एक ड्रामा बनाते हैं, हमें उसमें जो सोशल हमारे जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं उसे हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस निर्माताओं की भी जिम्मेदारी है, उनके डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो हम जो भी छवि दे रहे हैं, जब हम फैशन बदल सकते हैं फिल्म के थ्रू, तो हम सोसाइटी भी बदल सकते हैं फिल्म के थ्रू। यह हमें मान लेना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम निभाएं, जो जनता की जिम्मेदारी है वो निभाएं, और जो हमारे युवा की जिम्मेदारी है उसे वो समझें, ना कि भड़कें। यहाँ जो आपने बात कही कि फिल्मों के माध्यम से समाज में बदलाव लाना, यहीं पे डिबेट उभरता है कि फिल्में जो हैं वो समाज में बदलाव लाने के लिए हैं, फिल्में कारोबार के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं, या फिर जो समाज जैसा है उसका प्रतिबिंब हमारा सिनेमा है। तो ये जो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो गुरुदत्त ने बनाई या फिर जो वी शांताराम ने बनाई और उन्होंने कोशिश किया कि सुधार हो जाए, 2 आंखें 12 हाथ बनाई और कि वो जेल सुधार हो जाए, कैदियों में सुधार हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये डिबेट जो है ये कहीं आकर के रुक सा गया है और अब ये पूरा का पूरा विषय जो है सिर्फ कारोबार के आंकड़ों में उलझ के रह गया है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम लोग के दौरान जब बहुत हिट हुआ था सीरियल और मेरा कैरेक्टर भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, तब एक सोशल हंगामा हुआ था पूरी सोसाइटी में कि लड़कियां जो है वो विद्रोह करना सीख गई थी और विद्रोह करके वो भाग के मेरे घर आना शुरू हो गई थी कि हम आज से ये काम करेंगे। तो पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ था एज एन एक्टर कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। आज के टाइम पे हम ये नहीं कह रहे, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा बेचने के ऊपर आ गए हम लोग, हमारे विक्रेता ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारी चीजें बिकने ज्यादा लग गई हैं फिल्मों के थ्रू ही सही। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम वो बेचने के सामान के साथ साथ अगर कहीं एक एक छोटा सा हिस्सा, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 90% आप बेच दीजिए, 10% आप सोशल एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, ना कि उसमें गंदे वर्ड्स डालिए, ना कोई सोसाइटी में कोई ऐसा मैसेज फैलाइए, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा अपनी फील्ड के लोगों से शिकायत है कि लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति को क्या होता जा रहा है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे हो गए हैं, जैसा आपने कहा कि जो हमारी सोसाइटी होती है उसका प्रतिबिंब होती है हमारी फिल्म में, तो भी गलत है। इसका मतलब फिर तो हमें और सोचना चाहिए कि हमारी फिल्में अगर ऐसी बनने लगी तो क्या हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो फिर सोसाइटी को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर हमारी बन गई। और आप एक गाली चला दीजिए, एक गाली चाहे आप डिजिटल पे चला दीजिए, चाहे आप फिल्मों में चला दीजिए, चाहे आप किसी पे चला दीजिए, वो देखिए कैसे सर्कुलेट होती है। तो जब एक गाली सर्कुलेट हो सकती है तो कोई एक अच्छा शब्द भी तो सर्कुलेट हो सकता है किसी पावर। पुरानी कहावत है, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। जी बिल्कुल। आज भी है। बिल्कुल। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछूंगा सीमा मैम कि जैसे टाइप कास्ट की बात हो रही थी कि मनोज सर काफी दिनों तक टाइप कास्ट हो गए कि तो कॉमेडी का रोल करते हैं, इनको देखते ही हंसी आती है कि भाई अब ये स्क्रीन पे आए तो कुछ हंसाएंगे। लेकिन आपके संग भी टाइप कास्ट हो गया कि ये तो महिला, ये तो माता जी हैं और ये माता जी जो है ये इनकी बेटी को बचा के कहीं भाग ना जाए, और ये छोटे शहर की जो माँ है ये बड़ी प्रिकॉशियस माँ है। तो ये टाइप कास्ट जो आपकी इमेज हो रही है इसको लेकर के थोड़ी कॉशियस है कि आप किसको तोड़ना है? कॉन्शियस हूँ, बहुत जल्दी तोड़ने वाली हूँ। क्या करने वाली है कुछ बताइए। आने वाली फिल्मों में देखिएगा, बिल्कुल अलग किरदार करने की कोशिश की है मैंने ताकि ये इमेज ब्रेक हो जाए। और देखिए ना, उल्टा ही हुआ है। पहले सब बड़की के नाम पे सिर्फ रोना रोना देख रहे थे तो कोई कॉमेडी का रोल नहीं देता था, फिर कॉमेडी देने लग गए तो अब रोने का रोल नहीं देते हैं। ऐसे ही मनोज के साथ हुआ है, पहले शुरुआत इनकी विलन से हुई, उसके बाद ये कॉमेडियन हो गए और अब ये फिर सीरियस हो गए, फिर कॉमेडियन हो गए। तो ऐसा चलता रहेगा सिलसिला, एक्टर है, जो भी आएगा रास्ते में हम करते जाएंगे और आप लोगों को एंटरटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तो यहाँ पर यह भी आपको एक सुझाव दूंगा कि
किसी माध्यम से अगर अपने लिए रास्ता भी आप खुद से बनाएं कभी, क्योंकि आप निर्देशक भी हैं और आपने फिल्म बनाई भी है, और हमें उस फिल्म को देखने का मुझे तो इंतजार है, क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा भी, और उसके बारे में रिव्यू भी कई तरह के हैं कि वो थिएटर है, फिल्म है, थिएटर और फिल्म का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसको देखना बनता है। और उसमें बड़े मजे हुए कलाकारों को आपने लिया, और यहीं पर एक मेरा सवाल आप दोनों से बनता है कि फिल्मों में जो एक ये मजबूरी आ गई है निर्देशक और निर्माता के लिए कि उन्हें एक स्टार वैल्यू लाना होगा फिल्में अपनी कहानी पर, कथानक पर, और उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हमारे समाज में हर जगह वो हीरो अवेलेबल हो वैसा नहीं है, लेकिन जो आम इंसान है उनकी कहानियों को दिखाने का जो एक जरिया सिनेमा जो होना चाहिए, और है भी, काफी हद तक है भी, कई ऐसी फिल्में बन भी रही हैं और उनके लिए भी स्थान, स्कोप अभी जिंदा है। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के सिनेमा जिसमें कि स्टार की सब आम इंसान हो, जिसमें आप हो, कोई एक आम इंसान अपने आप को देख सके, जैसे इनका धारावाहिक ऑफिस था, जहाँ कोई हीरो नहीं था, जहाँ सभी लोग अपनी आम इंसान अपनी परेशानियों को लेकर के एक आम कार्यालय में जूझते थे, तो क्या आपको लगता है कि ये इसके लिए क्या किया सकता है, कैसे आप लोग कर सकती हैं? देखिए, हम लोग तो बहुत छोटा सा हिस्सा है इस इंडस्ट्री का। बहुत बड़े बड़े निर्माता लोग बैठे हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं अपने बलबूते पे, अपने पैसों के बलबूते पे। तो इतनी बड़ी क्रांति तो शायद बहुत मुश्किल है एक कलाकार के थ्रू लाना, पर डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने अभी दूसरा भाग अपने हाथ में लिया जरा सा डायरेक्शन का, तो मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं ऐसे कलाकारों को ही उसमें कास्ट करूं जो कि बहुत कमर्शियली हिट नहीं है। मतलब उसमें 2-4 लोग तो जरूर हैं कमर्शियली हिट, मगर सारे लोग कमर्शियली हिट नहीं है। तो मैंने काफी सारे ऐसे फेसेस, नए फेसेस लिए हैं उसमें, जिनको आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उनको कास्ट मैंने किया है, और मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी ऐसा मौका मिले नए लोगों के साथ काम किया जाए ताकि उनकी प्रतिभा सामने आए। मगर जहां तक वो सवाल है आपका कि कमर्शियल चीजों को लेके अगर हम सोचते हैं, तो हमें 1 फेस या 2 फेस अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होता है। उसका एग्जाम्पल शायद आपके लिए थोड़ा रूड हो जाए, लेकिन अगर आज की क्लास कोई मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा ले रहे होते तो शायद इसलिए स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं होते। मैं और मनोज जी हैं, इसीलिए वो स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमें एक जरिया बनाना पड़ता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके लिए हम एक आध लोगों को लेके और फिर जमघट लगाएं उन लोगों का जिनसे आप परिचित नहीं है। तो ये बैलेंस तो फिर भी किया जा सकता है, मगर बिल्कुल नए लोगों को बनाने में निर्माताओं का काफी बड़ा रिस्क रहता है कि लोग पता नहीं देखने आएंगे कि नहीं देखने आएंगे। तो कोई चेहरा ले लो जिसकी वजह से लोग देखने आए, फिर अच्छी फिल्म लगी तो दोबारा आएंगे देखने के लिए। इसी कारोबारी गणित में जो अभी बदलाव आ रहा है, अब जब ये बड़े पर्दे से उतर करके ये सिनेमा का कारोबार मोबाइल के स्क्रीन पर शिफ्ट करेगा और ओटीटी के प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, इसका क्या आप एक्स्ट्रापोलेट कर पाती हैं? किस तरीके से, मनोज जी भी बता पाएंगे कि किस तरीके से ये कारोबार बदलता हुआ दिख रहा है आपको? क्या छोटे बजट के लिए ये संभावना का दौर दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छी पॉसिबिलिटीज शुरू हो रही है। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए क्या है कि बहुत सारे नए लोगों को भी मौका मिलेगा, कुछ भी व्यक्त करने का आप डाल सकते हैं उसके अंदर। और मुझे लगता है कि अभी जैसे बहुत सारी फिल्में, अभी कुछ फिल्में जो थिएटर पे रिलीज होने वाली थी, लेकिन वो अब ओटीटी पे रिलीज हो रही है। जैसे वो बच्चन साहब की फिल्म है, क्या नाम है गुलाबो सिताबो, वो सब उस पे हो रही है। मुझे लगता है कि इट इज गुड, अच्छा है। और क्या है कि नए टैलेंट्स जितने भी है, हमारे जितने भी नए युवा मेकर्स, एक्टर्स, उनके लिए अच्छा है कि एक नया प्लेटफॉर्म खुल गया है जिसमें वो अपना बनाएं या एक्ट करें और अपना दिखाएं, और लोग देख रहे हैं। और इसमें एक चीज ये हो जाएगी कि जो छोटे बजट के लोग हैं उनके लिए तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, पर जो बड़े बजट वाले निर्माता थे जिनको बॉक्स ऑफिस हिट चाहिए होती थी फिल्में, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाएगा कि अब उनको एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जिसको सिर्फ सिनेमा में ही देखा जा सकता हो, मोबाइल पे मजा ना आए उसे देख के, बड़े पर्दे में देखना हो। हाँ, तो वो कैटेगराइज हो जाएगा, जैसे कि है स्पेक्टेकुलर लाइक स्टार वॉर्स या वो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ऐसा ही सिनेमा है जो आपको लगता है कि भाई मजा नहीं आएगा, वो सिनेमा पे देखना है, 3D में देखना है, 4D में देखना है, वो आप देखेंगे। अदरवाइज तो सब कुछ आपके घर पे उपलब्ध है।
तो आम सी कहानियां तो जरूर इसको फायदा होगा, लेकिन बड़े बजट वाली फिल्मों को डेफिनेटली काफी बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी रहती हैं एक फिल्म को रिलीज करने में। डेफिनेटली उनपे तो बहुत असर होने वाला है इस चीज का। वो कैसे बैलेंस करेंगे इतना तो टेक्निकली हमें नहीं पता, बट ये आभास जरूर है कि अभी फिल्मी दौर जो है उस पे काफी उथल पुथल होने वाली है। अच्छा, कारोबार की बातें हो गई और आपके संघर्ष की बातें भी हुई। अब एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा जो थोड़ा मूड को लाइट करते हुए, कि कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब एक घर में दो कलाकार रह रहे हैं और दोनों कलाकार जो हैं वो घर पे जब रहते हैं तो क्या कब कौन अभिनय कर रहा है, कब कौन नेचुरल है, इसका कैसे हो पाता है? इसका जवाब आप दे उसके पहले मैं चाहूंगी, अगर आपका जो मोबाइल है वो लंबा है, उसको अगर हल्का लेटा दे तो हम दोनों के रिएक्शन एक साथ देख पाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करके देखिएगा अगर हो जाए तो। हो गया, बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों आदमी बिल्कुल साफ साफ आ रहे हैं आप लोग। तो चूंकि अब आप बताइए, कभी ऐसा भी होता है कि ये रूठ गई हैं और पता नहीं आपको लग रहा है कि ये सही में रूठ गई हो, ये रूठने का अभिनय कर रही हो और आप इनको मना रहे हो और इनको लग रहा हो कि सही में मना रहे हो, आप भी मनाने का अभिनय कर रहे हो? और सर कैसे मनाते हैं जरा? हमारी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है, हम पब्लिकली नहीं खोल सकते इसको, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया कि मनोज मुझे पता चल जाता है तुम कब कब एक्टिंग करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि अब तो हम लोगों के बच्चे भी शामिल हो गए। अच्छा, वो भी एक्टिंग करना सीख रहे हैं। ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट हैं, बेटा भी अभी लंदन से फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आया है। तो हम चारों ही जो है घर में ऐसे रहते हैं। तो कोई मुझसे पूछ रहा था अभी अखबार वाला कि आपको कैसा लगता है क्रिटिसिज्म। मैंने कहा क्रिटिसिज्म क्या, घर में ही गाली पड़ जाती है। निंदक निगरान रखिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के डाइनिंग टेबल पे ही गाली पड़ जाती है कि पापा ये क्यों किया आपने, ये क्या बकवास फिल्म किया आपने। हाँ बेटा, ये परी पैसे चाहिए थे ना, घर का किराया भी। सर एक ग्लिम्स मिल सकता है रूठने मनाने का, एक ग्लिम्स? क्या नहीं समझ नहीं आया क्या? मतलब अगर आप एक दिखा दें कैसे रूठते हैं और कैसे मनाते हैं। अरे बाप रे, बहुत भयंकर है, आप लोग देख नहीं पाएंगे। नहीं, ये पति पत्नी के इस रूठने मनाने को देखने में भारतीयों को बहुत आनंद आता है, दूसरे को घर में देखने में। बिग बॉस जो है इतना हिट हुआ, क्यों हिट हुआ? जी 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 जी, तो है। तो मैं चाहूंगा कि मैं बच्चों के भी सवाल दूं, क्योंकि हाँ, जो बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें, क्योंकि हम लोग अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। जो बच्चे हैंड रेस करेंगे उनके माइक को हम लोग ऑन करेंगे ताकि उनके सवाल सीधे सर और मैम जवाब दे सकें। और अगर किसी को चैट में कोई लिख करके सवाल पूछ रहा हो, कुछ चैट में सवाल आए भी हैं। विक्रम विकी को अनम्यूट कर दो। ये तो कुछ ये विक्रम विकी के बारे में बताऊं। ये बच्चा हमारा पास आउट कर चुका है, अभी दिल्ली में है ये, और ये कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना करके मेरे को भेजता रहता है। आज इसने मुझसे जूम का लिंक मांगा कि सर मैं भी आना चाहता हूं, तो मैंने उसको लिंक भेजा है। तो ये ऑलरेडी नाटक थिएटर में कॉलेज में भी काम करता था हमारे यहाँ, और अब ये अपना खुद का भी कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाता है। गुड गुड, वेरी। नमस्कार सर, आप सभी को। नमस्कार नमस्कार बेटा। सर आप लोगों के बहुत सारे मैंने फिल्में देखी है सर। मीन्स मतलब बता नहीं सकता हूँ सर। रिसेंटली मैम का जो मैंने है लास्ट वीकेंड पे मैंने संडे पे देखा था, आंखों देखी देखा था मैम आपका। और सर आपका रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज देखा था सर, जो लास्ट हंसमुख में आपने काम किया है सर। हंसमुख वेब सीरीज में काफी सही लगा था। अगर मैं आपकी एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग तो सही थी सर, बाकी कॉन्सेप्ट सर जैसा भी रहे वो तो डिपेंड करता है। बाकी सर मैंने सिमेज से ग्रेजुएशन किया है, मेरा नाम विक्रम विकी है सर, और करेंटली अभी मैं दिल्ली में रह के थिएटर कर रहा हूँ सर। 2-2.5 साल हुए हैं, कुछ प्लेस भी मैंने किए हैं सर। सर एक सवाल आपसे ये है कि मैं एक मीन्स थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और हाँ मैं मूव करना चाहता हूँ सर मुंबई की तरफ, और इस इंडस्ट्री में, मैं सिनेमा इंडस्ट्री में मैं भी काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सर लाखों करोड़ों लोग हैं सर जो कि वहां पे जाके अपना घर चला रहे हैं, तो शायद मैं भी इसका एक पार्ट हो सकता हूँ सर इन फ्यूचर। तो मैं बस ये चाहूंगा सर कि आप मुझे एक बार
गाइड करें कि बहुत बार ये नेगेटिविटी आती है सर मेरे अंदर कि हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तो वहां पे पहुंचने के बाद क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बताते हैं कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों से टैकल करने में मतलब कि कौन सी चीजें मुझे मतलब हेल्प करेगी सर? एक ही चीज हेल्प करेगी। यस सर। एक ही चीज हेल्प करेगी कि अपने आप को आप इंडिस्पेंसिबल बना लो, कि यानी कि जो आप, मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, मेरे से एक बार किसी प्रोड्यूसर ने, मेरे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे, हम आपका ऑडिशन लेंगे। मैंने उनको क्या जवाब दिया था? मैंने कहा आप ऑडिशन लेंगे ना मेरा, तो आप फंस जाएंगे, फिर तो आप किसी और को ले ही नहीं पाएंगे। तो आई मेड इट ए पॉइंट कि मैंने उनको ऐसा ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे लिया। सो मेरा जो, मैं अपने बच्चों, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, वो इसी फील्ड में काम, कि आप अपने काम को इतना सुंदर बना लो, और वो सुंदर बनेगा लगातार रियाज, लगातार मेहनत से, कि आपको जब कोई देखे ऑडिशन में तो उसके बाद उसको लगे कि यार ये कौन है भाई, इसको बुलाओ। यस सर। बस ये, अगर इस पे आप काम करोगे तो कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक ले। अभी आपने देखी, आंखों देखी, उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आंखों देखी का रजत ने ऑडिशन लिया। रजत मुझे नहीं जानते थे पर्सनली, उन्होंने कहा कि ऑडिशन ले रहे हैं, मुझे किसी से पता चला कि ऑडिशन ली जा रही है, मैंने उसका ऑडिशन दिया। रजत ने मुझे कहा कि सीमा जी मैं अभी आपको नहीं कह सकता, आपको लूंगा, पर आपका ऑडिशन अच्छा था, चलो। उसके बाद उसने 15 दिन बाद मुझे फिर फोन करके कहा कि सीमा जी मैं अभी भी ऑडिशन ले रहा हूँ, पर अभी मुझे मेरी अम्मा नहीं मिली है। मैंने कहा ओके ठीक है। 1 महीने बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा मैं अभी और ऑडिशंस ले रहा हूँ पर मुझे मेरी अम्मा नहीं मिली है। तो मैंने उनसे कहा मुझे क्यों बता रहे हैं बार बार, जब आप और अम्मा ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं अटक ही गया हूँ, क्योंकि आपने जो ऑडिशन दिया है उसके बाद मुझे वो अम्मा ही नहीं मिल रही है। मैंने कहा क्यों नहीं? उसे मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं और ढूंढूं, शायद मैं और ढूंढूं। कई बार डायरेक्टर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एक उसको लेके चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको वो फेस नहीं मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो फेस इमीडिएट उनको मिल जाता है। तो मनोज जी ने कहा कि अगर आप मजबूत हैं, आपका काम परफेक्ट है, तो वो घूम के कहीं ना कहीं आपके पास आएगा। तो भीड़ में तो आना ही पड़ेगा ना, भीड़ में उससे कैसे डरोगे? उससे डर जाओगे काम ही नहीं खत्म हो गया ना। तो करना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, ये डेफिनेटली कि बॉम्बे में बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऑडिशंस दी जा रही हैं, उसमें से आपको काम मिलना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी खुद की तैयारी, एक आपको अपॉर्चुनिटी टाइम पे मिल जाए, एक आपकी थोड़ी सी किस्मत भी इधर से उधर हमें घुमा देती है, हमें नहीं मालूम होता है। तो लेकिन कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जी मैम बिल्कुल। वैसे तुम जहाँ हो वहीं से तैयारी करो, और अगर बॉम्बे जाना है तो वहां पर अपना रोटी रोजगार का बंदोबस्त करके जाना। बिल्कुल चला बुलारी हीरो बनने सोच के चल जाता। बिल्कुल। सर एक सवाल और रहेगा सर मेरा। हाँ जी बोलिए। सर और मैम आप दोनों से है कि सर मैंने नोटिस किया है काफी टाइम से कि जैसे आप लोग टाइप कास्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसमें से 1-2 कैरेक्टर की बात करूंगा। 2611 में जिन्होंने कसाब का रोल किया था, आपने देखा होगा सर। और ये मोहित रैना सर जो हैं, जो कि मतलब कि काफी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहले हर हर महादेव से उनको पहचान मिली, बाकी अभी बहुत सारे मतलब कि फिल्म्स में भी आ रहे हैं और वेब सीरीज में भी। तो एक चीज मैंने नोटिस की है कि सर जो भी जिनका भी करियर के जिनके भी शुरुआत होती है, अगर वो कोई भी मतलब कि कोई भी ऐसा लाइक कि टेररिज्म एक्टिविटी वाला जो होता है उसमें अगर वो लीड में उभर के आ जाते हैं, या फिर कोई भी अपना करियर डिवोशनल चीजों से स्टार्ट कर लेता है, तो बाद में उसको सर काम मिलना मतलब कि मल्टीपल वो होता है ना सर, ट्रैक्स होते हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अगर मान लेते हैं कि इन फ्यूचर? मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ बेटा आपके सामने। बड़की जिसके नाम से अभी भी आपके यहाँ पर सब लोग मुझे पुकार रहे हैं, वो इतनी बड़ी छाप बड़की की, मुझे कम से कम नहीं तो 30 साल लगी रही है मेरे साथ। वो 30 साल इसको बंद हुए हो गया,
लेकिन आज भी लोग मुझे बड़की के नाम से ही बुलाते हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर था जो लोगों के दिमाग पे छा गया। लेकिन वो करते 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 मुझे जरूर साल लगे हैं, मगर आज जिस तरह की मैं रोल कर रही हूँ वो बड़की से सिमिलर नहीं है, तो लोगों ने फिर से ना मुझे, तो ये डिपेंड करता है वही बात फिर लेके कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है, आप अपने वो तो बेटा आपको ही अपनी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मुल्क के दौरान जो है डायरेक्टर साहब ने मेरे को बोला था कि भाई सब मेरी पूरी टीम मना कर रही है कि मनोज बावा को ये बिलाल का कैरेक्टर मत दो, क्योंकि ही इज ए कॉमेडियन, ही इज ए वेरी गुड एक्टर बट ही इज ए कॉमेडियन। लेकिन वो ये हुआ कि उनको मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस हुए और किसी तरह से ऋषि कपूर साहब का कन्विंस हुए, उनको भी मनाना पड़ा के, वरना वो ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई, मनोज बावा बहुत अच्छा एक्टर है बट ही इज अ कॉमेडियन। लेकिन सब मानना पड़ेगा, बहुत इंटेंस आपका विजुअल्स होते थे, जहां पर भी जिस भी दृश्य में आप रहते थे आपके चेहरे के भाव सब कुछ बहुत इंटेंस रहा पूरे फिल्म में, और वहां पर कभी कोई ये महसूस नहीं हुई कि भाई ये कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। पूरी पिक्चर में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि इन्होंने कॉमेडी क्यों नहीं करी, क्योंकि वो आपकी पूरी के पूरे कैरेक्टर में आप थे। अभी यहाँ पर एक छात्र शौर्या ने सवाल डाला है, सर मैंने सुना है कि एक्टर बनने में पैसा बहुत खर्च होता है, क्या यह सही है सर? नहीं, पैसा नहीं, मेहनत मेहनत। हाँ, मेहनत। मैं तो एक चीज कहता हूँ सर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कि बेटा मेहनत करके भी नहीं होगा, अगर मन लग रहा है ना तो बहुत मेहनत कर जाओगे, असीमित मेहनत कर जाओगे, और बाकी अगर मेहनत सोच के मेहनत करोगे तो 1-2 घंटे की मेहनत बाद थक जाओगे। मन बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है, मजा तो आना चाहिए, मन लगना चाहिए ना। आपको कई बार बिना मन लगे भी करना पड़ता है, कई बार बिना मन लगे भी करना पड़ता है, जो कि जिसको मेहनत कहते हैं। कभी कभी क्लास लेने का मन नहीं कर रहा फिर भी क्लास ले रहे हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं। आपका उस दिन रोल करने का मन नहीं कर रहा फिर भी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो मेहनत है। लेकिन जब मजा से काम करते हैं, मजा से पढ़ाता हूँ, जब आप मजा से एक्टिंग करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है, फिर मेहनत नहीं होती है। सही बात, सही बात। तो अभी यहाँ पर एक सवाल और पूछ रही हैं, ये क्या नाम है, मैम आपकी बरेली की बर्फी मूवी बहुत अच्छी लगी, उसमें जो आपका कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद आया, मैम वो कैरेक्टर के पीछे की कहानी क्या थी, कुछ बताइए। वो जो पीछे की कहानी थी वो सब आपके सामने थी कि वो औरत जो है वो एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर है, इसीलिए उसकी आवाज भी थोड़ी ऊंची थी, और उसके घर में पता नहीं कहाँ से इतनी खूबसूरत लड़की पैदा हो गई शायद बाप पे गई होगी। तो जो भी था वो माँ इसी बात से दुखी थी कि ये इसका मैं करूं क्या, इतनी सुंदर लड़की मेरे घर में पैदा हो गई, अब ये किसी तरह निपट जाए तो अच्छा है, जो कि हर माँ की एक टेंशन होती है। तो बस उसके पीछे की कहानी यही थी कि बस ये कहीं पैट्रिशियल सोसाइटी वाली बात आप भी तो नहीं कर रही है कि निपट जाए किसी तरीके से। हमारी बेटी फूल सी, मैं तो मेरी बेटी जितनी छोटी है उसको देख के कभी सोचता हूँ कि ये कब चल जाएगी, क्यों चली जाएगी, ये चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी भी बेटी है, हम भी हमेशा यही सोचते रहते हैं अगर ये चली जाएगी तो घर की रौनक ही चली जाएगी। मैम इनकी बेटी तो 1.5 साल की है, तभी ये सोचते हैं, अभी से बातें आ जाती है मन में। जब ये सोचते हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। बेटियां होती ऐसी हैं। अरे बेटियां तो सच में। मैम उस मूवी का कोई डायलॉग सुना दीजिए, सबसे पसंदीदा डायलॉग। शरबत पी के जाना बेटा। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात मेरे मन में और जो है कि मुझे लगता है कि चूंकि जब चर्चा यहाँ तक पहुंची है, जो थिएटर आप करते हैं जहां पर आप अपने आप को और जो समाज को संदेश देने की बात थी, और मैं इसको ये भी कहूंगा कि जो हमारा साहित्य है जहां पर बहुत कुछ समसामयिक ऐसा लिखा गया जो कि हम मंटो ने लिखा या इस्मत आपा ने लिखा, जिसको कि आज की बात उन्होंने पता नहीं कैसे उस वक्त लिखी जो आज भी वो गलत साबित नहीं हो रही है, आज और ज्यादा वो मौजू हो गई है और आज और ज्यादा उसकी महत्व हो गई है। लेकिन साहित्य से कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है वो थोड़ी दूर हो गई है जी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, कैसे थिएटर और कैसे आपकी इसमें जो आपने काम किया है उसके बारे में कुछ बताइए। औरत 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 जो आपका नाटक है, कोशिश हमारी लगी भी है कि हम साहित्य से ही कहानियां उठाते हैं। मैंने भी अभी एक फेस्टिवल किया था जिसमें भीष्म साहनी जी की काम किया था, मेरे बेटे ने शरद जोशी जी पे काम किया था,
उनकी कहानियां उठाई थी। और नसीर सर के साथ जो हम मोटली उनका जो ग्रुप है उसमें मैं और मनोज काम करते हैं, वहाँ मंटो की कहानियां करते हैं, इसमत चुगताई की कहानियां करते हैं। तो थिएटर के थ्रू तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा साहित्य से ही कुछ उठाएं जो लोगों तक पहुंचे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां करें, कामता नाथ जी की कहानियां करें, तो बहुत सारे साहित्य अभी तक थिएटर से तो जुड़ा हुआ है। उसका मेन मकसद कहानियों का प्रेजेंटेशन करने का ये ही मुद्दा था कि जो हमारी जनरेशन जो है इन राइटरों से वाकिफ नहीं है, जानती नहीं है, उनको जाने। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम ये सुनते हैं कि हमारा शो देखने के बाद या पृथ्वी थिएटर की जो बुक शॉप है वो बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए और इस्मत चुगताई की कहानियां की किताबें ले गए, या हाँ बहुत सारे, जैसे हमने भीष्म उत्सव जो हमने किया था उनकी सारी किताबें उनके बुक स्टॉल का हमने बाहर प्रोविजन किया था। तो बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो कहानियां जब देखते थे और उसके बाद बहुत सारी खरीद के ले आते थे। ये रिवर्स हो रहा है, पहले लोग उपन्यास पढ़ते थे और फिर उसका नाटक देखने आते थे, अब वो नाटक देख रहे हैं और फिर वो उपन्यास खरीद रहे हैं। मतलब कोई भी तरीका हो, चलो कोई भी डालो, लेकिन ये कि एटलीस्ट ये होता है कि इन बच्चों को उत्साह तो जागा कि भाई भीष्म कहानी कौन थे, इस्मत चुगताई कौन थी। बड़े शहरों में ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों का साहित्य से जुड़ना और साहित्य को पढ़ना। तो यहाँ पर हिंदी एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉम्बे में, लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे तो ये बोलते हैं दाल बहुत, आप जब चुगताई की बात कर रही तो फिर उर्दू भी वहां पर है। हाँ, तो अभी तो हमें ये बहुत मजा आता है थिएटर में करके, क्योंकि हम उन्हीं की कहानियां पढ़ते हैं। और मैं तो भीष्म साहनी का काफी काम कर चुकी हूँ, उनके ऊपर काफी कहानियां कर चुकी हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन फिल्मों का क्या चक्कर है कि फिल्मों में साहित्य से लोग अभी घबरा रहे हैं, या यूं कहूं अगर कि जो साहित्यकार, जो बड़े बड़े राइटर्स थे, अब उनके बच्चे जो हैं उनके कॉपीराइट्स उनके पास हैं, तो वो थोड़ा सा कमर्शियली चीजें नहीं बैठ पाती हैं। वो बच्चे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा अपने जागीरों से इतने जुड़े हुए हैं कि वो साहित्य को देना नहीं चाहते या बहुत महंगा बेचना चाहते हैं, जो शायद फिल्म इंडस्ट्री या कोई ऐसी जगह जाके वो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं यार, इसके साथ बहुत सारे लीगल वो सारे राइट्स जुड़े हुए हैं, तो लोग साहित्य तक पहुंच नहीं रहे हैं, जिसका बहुत दुख है। और देखिए, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा इत्तेफाक कम रखते हुए सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या सही में फिल्म इंडस्ट्री साहित्य की मांग कर रही है? क्या उसके पास जो एक फॉर्मूला है कि लड़की का बाप अमीर है और लड़का जो है वो उसको पटा रहा है, उसको घुमा रहा है, और फिर वो लड़की जो है उसके बाप उसकी किसी अमीर लड़के से शादी कराना चाह रहा है, और में कुछ ये नहीं इतना ही कहूंगी कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है। ये देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो करेक्ट है कि साहित्य से कोई हमारी इंडस्ट्री जुड़ना ही नहीं चाहता है। अगर हमारे साहित्य से, हम कई बार इस बारे में बहुत बार आपस में बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, ऐसे ऐसे साहित्य, लेकिन साहित्य से उठाती नहीं है। वही जो आप कह रहे हैं कि एक लड़का मिला है, लड़की मिली, वह फॉर्मूला बनाओ, 1-6 गाने डालो, चलो भाई, वो परेशानी है। अभी मैं कितना एक कहानी मैंने उठाई है, फिर से साहित्य से उठाई है, मुझे मालूम है कि मुझे कितना डिफिकल्ट हो रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत चल रही है, वो इतना घबराए हुए हैं कि ओहो ये लिखी हुई कहानी है, एक राइटर की कहानी है, वो लोग डरते हैं। हमारी इंडस्ट्री काफी डरी हुई है साहित्य से कोई भी चीज उठाने के लिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लीगल जो भी कह सकते हैं, मालूम नहीं मुझे। मनोज जी, आपका परिवार शायद बंटवारे के पहले वर्तमान पाकिस्तान में रहता था, और आपके पिताजी शायद वहां से यहाँ आए थे, या आपके दादाजी शायद वहां से आए होंगे। और आपने मंडो की बात कही, आपने इस्मत आपा के नाटकों को आप लोगों ने किया। तो भारत पाकिस्तान धरती पे ये दो देश ऐसे हैं, और मैं बांग्लादेश को भी शामिल करूंगा, जहां पर एक सी भाषा, एक सी शैली, एक सी सोच वाले लोग और एक जैसी सभ्यता वाले लोग रहते हैं। हमको नहीं लगता कि किसी और देश से हमारी सभ्यता, हमारी बोलचाल, हमारी संस्कृति इतनी मिलती होगी, कि हम एक थे, किसी समय में हम एक थे, और हमारा कुछ वहां छूट गया, उनका कुछ यहाँ है, और उनके जैसे लोग यहाँ पर भी हैं। तो ये जो आपके जीवन काल में, कि आपको कभी मन करता है कि आप कभी पाकिस्तान
हो करके आए, देख करके आए, या जो हम लोग आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मनी किसी से महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पाकिस्तान है, जो सबसे ज्यादा हमसे मिलता जुलता है, जिससे सबसे ज्यादा मैचिंग हमारी होती है, हम सबसे बड़े दुश्मन उसी के हैं। तो ये इस पर आपको क्या लगता है? 2 बार गया हूँ पाकिस्तान। अच्छा, 2 बार पाकिस्तान गए हैं आप? हाँ, लाहौर। कहाँ गए कुछ बताइए पाकिस्तान के बारे में। और मैं आपको सही बताऊं कि वहां दोनों बार जाने के बाद हम लोग शो करके आए और दोनों बार जाके ये लगा कि कोई फर्क नहीं है। और जितना हम तरसते हैं कि यार एक जैसे हैं, कि ऐसे ही वहां के लोगों ने मेरे को इतना प्यार, इतनी आवभगत, इतनी कहना चाहिए मेहमान नवाजी। मतलब हम शॉपिंग करने गए हैं तो हमसे पैसे नहीं ले रहे कि नहीं आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप इंडिया से आए, आपको आपसे क्या पैसे ले रहे हैं? हमारे तो रिश्तेदार वहां ये दिलों में इतनी मोहब्बत है, लेकिन सियासत जो है वो बीच में सबका यही कहना था कि ये सब सियासतदानों का करना है, हम में तो आप में तो कोई फर्क ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? कितना साथ में खाना पीना, सब उठना बैठना, इतना प्यार मैंने कहीं और दुनिया में मैं बहुत जगह पे घूमा अच्छा वेलकम हमारा हुआ, लेकिन जितना अच्छा वेलकम हमारा लाहौर में और पाकिस्तान में हुआ। कभी आप लोग दोनों का पटना आने का कभी प्रोग्राम बना है? कभी पटना के बिहार आना हुआ है? पटना हम लोग, हमारे बड़े दोस्त हैं, अपना विनीत जी तो है और संजय मिश्रा है, बहुत दोस्त है। कई बार प्रोग्राम हमने बना ली, बाई चांस बना नहीं, लेकिन रांची आए थे अभी, रांची गए थे, झारखंड गए थे। सर इस बार इस बार विनीत भैया को कहेंगे कि आपको पटना ले करके आए, आपको लिट्टी चोखा वगैरह खिलाएंगे यहाँ पर हम लोग। नहीं, आपसे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत आनंद होगा, बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। तब हम ये वेबिनार की क्लास नहीं, हम लाइव क्लास करेंगे। हाँ नहीं, अरे बड़ा मजा आएगा, बच्चों के साथ मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, बढ़िया। सर एक डायलॉग आपका मनोज सर जी, कोई डायलॉग आपका सबसे पसंदीदा? ऐसे डायलॉग मुझे याद नहीं रहता। सर ऑफिस नहीं ऐसा कुछ यही है कि हम मिलेंगे तो बहुत अच्छा। पहले 2 प्लेट समोसा खिलाओ, 2 प्लेट कचौड़ी लाओ, उसके बाद ही डायलॉग। जी चलिए, बहुत आनंद हुआ और बंबई में मैं आप लोग के लिए शुभकामना करता हूं कि वहां जल्द से जल्द कोरोना जो है वो मुक्त हो, बंबई कोरोना से मुक्त हो हमारा देश, और ये जो महामारी आई है इससे हम लोग बाहर निकले, मानसिक रूप से, चेतना के रूप में और शारीरिक रूप से हम लोग सब लोग स्वस्थ रहे। और जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा योगदान है भारत में फिल्म इंडस्ट्री का, और ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी कोरोना का बहुत बड़ा संकट आया है। किस तरीके से आगे फिल्में बनेंगी, किस तरीके से रिलीज होंगी, ये सब कुछ अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन और हमारे लिए भी बच्चों से मिलना, हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हम उनको रोज मोबाइल पे जो पढ़ाते हैं और डेटा नहीं लग जाए इसलिए बोलते हैं कि वीडियो ऑफ रखो, मजा नहीं आता है सर, और ये कैमरे को देख करके बोलने में वो आनंद नहीं आता है जिस तरीके। खैर आप लोग तो खैर कैमरे के सामने भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कैमरे को देख के पढ़ाना और बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर रत्ना मैम भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हैं, उदास सर भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार सारे बच्चे जो हैं वो एक बार जोरदार तरीके से एक बार थम्स अप का साइन देंगे जो लोग जुड़े हुए हैं। एक बार सब बच्चे वीडियो ऑन कर, ताकि मैम लोग देख सके अपने मोबाइल में स्वाइप करके कितने बच्चे जुड़े हुए थे। एक बार वीडियो ऑन करो बाबू सब लोग। मैं वीडियो सबको ऑफ रखता हूँ क्योंकि डेटा प्लान ज्यादा कंज्यूम होता है बच्चों का, खत्म हो जाए जल्दी, इसलिए उसको ऑफ रखते हैं। अब आप अगर अपने मोबाइल पे एक बार स्वाइप करिएगा मोबाइल को लेकर के, तो आप देख पाइएगा कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और वो लोगों को आप वीडियो पे देख पाइएगा। इसके अलावा ये फेसबुक पे भी अभी लाइव है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल भी है सर, जाते जाते सर कुछ बच्चों के सवाल है वो रह जाएंगे, ठीक है। अनीसा जायसवाल हैं, ये पूछ रही हैं कि मैम जब आप कोई फिल्म करती हैं और वो हिट नहीं होती है तो वह लॉस का आपके लाइफ पर कितना असर होता है, और क्या ये लॉस आपकी अगली फिल्म में भी कोई असर दिखाती है? नहीं, ये अगली फिल्म के लिए ये जरूर होता है कि कभी कोई फ्लॉप होती है। वैसे तो खैर किसी एक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है,
उसे हिट या फ्लॉप करना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक्टर पे असर पड़ता है, मॉरली आप थोड़ा सा डाउन तो होते ही हैं जब कोई फिल्म हिट नहीं होती है, लेकिन दूसरे काम करने की हिम्मत जरूर मिलती है, उससे बेहतर काम करने की इच्छा जरूर होती है कि किसी भी तरह से हम लोगों तक पहुंचे और अपना काम ईमानदारी से करें। एक और सवाल है, ये विक्रम, ये क्या नाम है, B1 बैच का है, रोल नंबर दिखा हुआ इसमें 8736। तो सर, इफ प्लेइंग एन एक्ट इट इज हार्डेस्ट वन, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, व्हेनेवर आई गो ऑन स्टेज आई लूज कॉन्फिडेंस। तो इनको कुछ मंत्र दीजिए कि स्टेज पे जाकर के नर्वस हो जाते हैं कि वहां पे बुलंदी से बोल सके। आप क्या करते थे? हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे, क्या करते थे? आप बस इतना ही एक एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई जब भी मिले उसको पकड़ के जोक सुनाना शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और मैं जो अभी आपकी भी तरफ से स्टेज पे मैं जाता हूँ तो अभी भी नर्वस होता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है, कोई ऐसी बात नहीं। नर्वस होना भी नेचुरल है, नेचुरल है। ऐसे उसको नेचुरल मान लेंगे तो उसका डर खत्म हो जाएगा। हाँ, जरूरी है। आज भी कोई नई शूटिंग पे जाता हूँ या स्टेज पे जाता हूँ तो नर्वस होता हूँ, मैं, डर लगता है मुझे। कल मैंने बच्चों से आपके कुछ क्लिप शेयर किए थे, मुल्क के क्लिप शेयर किए थे, उसके अलावा वांटेड का आपका कुछ वो सीन था जिसमें वो पुलिस वाला आपके पास आता है, बोलता है कान में क्या कहा। वो देख करके बच्चे को भी हंसी आई होगी, मुझे बहुत हंसी आई। तो आप देख सकते हैं काफी बच्चे जो हैं, सब में कैमरे ऑन कर दिए हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं मैम, सारे बच्चे जो हैं वो आपको एक बार नमस्ते करना चाह रहे हैं, सब लोग जाते जाते आपको नमस्ते करना चाह रहे हैं। और गोड़ लगे तनी बिहार में कहते हैं, पांव लगने को बिहार गोड़ लगे तनी। हाँ, तो ये सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन कर रखे हैं और सब लोग आपको बिल्कुल अपने तरफ से प्रणाम कर रहे हैं, थम्स अप का साइन बना रखे हैं। प्रणाम भैया। और आपको खूब न्योता दे रहे हैं, खूब आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि बिहार एक बार आइए, यहाँ लिट्टी चोखा खाजा गाजा और यहाँ के लाई और यहाँ अनरसा, एक से एक मिठाइयाँ यहाँ पे होती है, शाकाहारी भोजन भी अच्छा होता है। और यहाँ का जो नॉनवेज होता है लिट्टी के साथ लोग खाते हैं, मटन लिट्टी। मनोज वाजपेयी आए थे हमारे कॉलेज में और हमने उनका पसंदीदा चंपारण के वो है मनोज वाजपेयी, तो उन्होंने बोला कि भाई बंबई में चंपारण का वो मटन और लिट्टी नहीं मिलता है, वहाँ लिट्टी के संग मटन खाते थे चंपारण में। तो उनके लिए हमने मंगवाया था और वो बड़ा आनंदित हो गए कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त चीज आपने मंगवा दी। आपने बात की थी करीम के मटन की, तो मैंने आपको वो भी लालच डाल दिया है कि कभी बिहार आइएगा तो बिहार का हांडी मटन कहते हैं उसको, चंपारण का हांडी मटन, उसको मिट्टी के हांडी में पकाते हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए आइए बॉस, और आपको बहुत आनंद होगा। लॉकडाउन जल्दी खुले, और यहाँ पटना में आपके बहुत फैन हैं। अरे थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके जी।